हाँ जी बच्चों, चलो आ जाओ। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। हाँ जी कुणाल जी बोलिए। क्या बोलूं सर? आपका हाथ उठा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ, आपने रेज हैंड कर रखा है। मैं बोला प्रेजेंट सर किया ना सर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर ना, वो दिख रहा है मेरे को प्रेजेंट। बस अपने वीडियो ऑन कर दोगे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं करोगे तब भी कोई बात नहीं। तो आइए बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक 7। आज मेरे को 4 क्वेश्चन क्लास में कराने हैं, 2 होमवर्क दूंगा। ठीक है, चल कोई डाउट तो नहीं है ना? कर दूं उसको फिर नीचे। यस सर। चलिए, तो आइए कम टू पेज नंबर। निमिष तू एक बार देख लियो, तेरी बुक में भी सेम ही होएगा, 99% सेम ही होएगा। एक बार तब भी देख लियो। कम टू पेज नंबर 310 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 7.2 करेंगे। जैसे हमने अभी तक क्वेश्चंस किए वैसा ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो ऑब्वियसली आगे चलेंगे। 310 को रीड करना शुरू करो एक बार। सर वर्धमान लिमिटेड है। ठीक, वर्धमान लिमिटेड। हाँ वर्धमान सेम है ना तेरा भी, ठीक है। द वर्धमान लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स वन प्रोडक्ट। अ समरी ऑफ इट्स एक्टिविटीज फॉर द ईयर आर एज फॉलोज। आपको सेल्स दे रखी है, आपको यूनिट्स में भी दे रखी है और रुपीस में भी। अब आपको समझ मतलब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर जितने क्वेश्चन हमने कल तक किए थे उसमें यूनिट्स की तो कोई बात नहीं हो रही थी, तो फिर आज यूनिट्स का क्या यूज होएगा? तो आज आपको पता चल जाएगा यूनिट्स का बहुत बड़ा यूज होने जा रहा है। फिर आपको मटेरियल दे रखा है 1 जनवरी और 31/12 को। आपको WI भी दे रखा है, दोनों दोनों डेट्स का, ओपनिंग क्लोजिंग। आपको फिनिश गुड्स दे रखे हैं, आपको मटेरियल परचेजेस दे रखे हैं, आपको लेबर दे रखा है, आपको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे रखा है, आपको सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है, आपको जनरल एक्सपेंसेस दे रखा है, और आपको कहा गया है कॉस्ट शीट बनाने। तो चलिए मैं आपके साथ शुरू करता हूँ, आप भी शुरू करिए। जितना आपको समझ आ रहा है आप वो करते रहिए, मैं भी बना रहा हूँ। जहां आप अटकोगे, मुझे पता है आप कहाँ अटकोगे, वहां मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप अपना बनाइए, मेरे देखना मत। मैं अपना बना रहा हूँ। 90% आप कर लोगे इस क्वेश्चन। मेरा ऊपर आपको लिखना है जैसे वर्धमान स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट ऑफ वर्धमान लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। थोड़ा मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने नहीं लिखा, ये आपको ऊपर लिखना। ओपनिंग मटेरियल 40,000 प्लस परचेजेस कितनी कितनी दे रखी है, परचेजेस दे रखी है 1,52,000 माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ये आपको दे रखा है 40,000, नहीं ये तो 32,000। तो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 1,92,000। इस पे हमने ऐड किया अपना फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, सॉरी डायरेक्ट लेबर। ये आपका आ गया है, एक सेकंड। 160 नहीं होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम? हाँ जी कुणाल, क्या कह रहे हो आप? कौन सा? सर अंकित सर रॉ मटेरियल बोलो। अच्छा ये मटेरियल कितना, ये कितना आ रहा है यार? मैंने ना 160 आ रहा है सर। क्या आ रहा है? 192 माइनस 32। अच्छा अच्छा सॉरी 160। ठीक है, डायरेक्ट लेबर है आपकी 145। प्राइम कॉस्ट आ गई आपकी, प्राइम कॉस्ट आ गई आपकी 3,05,000।
ठीक है, अब आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स। हम्म, 1,08,000, ठीक है सर ये फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग एक ही हो जाएगा? जी, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एक ही है ना। हाँ हाँ, वही हो गया ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑफिस की जगह पे इसमें जनरल दे रखे, वो एक ही चीज है, जनरल एंड ऑफिस एक ही बात होती है। अब थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट आ गया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो दे रखा है, वो तो हमें वैल्यू में भी दे रखा है और रुपीज में भी दे रखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रुपीज में डाल दिया 64,000, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दे रखा है सर, वो नहीं है मेरे को, सिर्फ यूनिट्स में दे रखा है सर। वो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये मैं अभी आपको बताऊँ। बच्चों ये बना लिया। अब यहाँ तक हो गया, तो बताइए फिर मैं इसकी ये जो वैल्यूज है इनको कैसे भरना है, वो मैं आपको बताता हूँ। हो गया, करे आगे। ये सेल्स की भी सीधा वैल्यू डालेंगे? सेल्स की तो वैल्यू डालेंगे ना सर, ये तो कॉस्ट शीट में तो सारी वैल्यूज ही आएगी, ये तो रुपीज में ही है सब। यूनिट्स का क्या यूज होगा वो बताऊंगा अभी, ये तो रुपीज में बनेगी ना स्टेटमेंट तो। चलिए बच्चों, अब आप इस चीज को कहीं लिख लीजिए, और ये आपको ना हर क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन पे ये चीज यूज होने वाली है। इसको पॉइंट्स टू रिमेंबर करके लिख लीजिए। यूनिट्स इक्वेशन, ये हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, अकाउंट्स की पहली क्लास में पढ़ी थी ये चीज, और अब ये सब क्वेश्चंस में यूज होगी। सर एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जितने भी होएंगे मेरे पास, ठीक है, उसमें मैं अगर ऐड कर दूं जितने मैंने इस बार बनाए यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो दिस शुड बी इक्वल टू यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। डू यू बिलीव, मानते हो? जितने मेरे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल्स सॉरी फिनिश गुड्स पड़े थे, उस पे मैं अगर ऐड कर दूं जितने मैंने इस बार बनाए, दैट शुड बी इक्वल टू जितने मैंने बेचे और जितने मेरे पास क्लोजिंग बच गए। मानते हो इस चीज को? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड वो है जो पिछले साल का पड़ा हुआ है। तो पिछले साल का क्लोजिंग है मेरा, ठीक है ना। क्वेश्चन में हाँ। ये जो है, ये देखो, ये यहाँ आ रहा है ना, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये रहा, ये रुपीस में, यूनिट्स की बात हो रही है, ये रुपीस में है।
हम यूनिट्स की इक्वेशन बना रहे हैं, यूनिट्स में बनेगी। तो इस इक्वेशन में से हर क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट 3 चीजें मिलेगी, एक आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे सेल्स के यूनिट्स कितने हैं हमारे पास, 80,000 दे रखा है इस क्वेश्चन में, देखिए। फिनिश गुड्स ओपनिंग कितने, 16,000 और क्लोजिंग कितने, 34,000। इसका मतलब हमने इस बार बनाए कितने होएंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने होएंगे मेरे, बताइए। इसका मतलब मेरे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने होएंगे, 98,000। ये बात समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई सबको। अब एक बात बताइए, जो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, ये जो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है 4,36,000, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, जो इस बार हमने यूनिट्स बनाए उनकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4,36,000 जो आ रहा है, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने यूनिट्स बनाए उनकी कॉस्ट। तो इस बार हमने कितने यूनिट्स बनाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट बोल दूं अगर मैं, तो कैसे निकलेगा, 4,36,000 डिवाइड बाय 98,000। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, 4 ये आ गया 4.48, 4.448। ठीक है जी, 4.448। अब एक बात बताओ, जो मेरे क्लोजिंग यूनिट्स है, ये जो मेरे यूनिट्स है, इसकी क्या कॉस्ट पड़ी होगी मेरे को, ये जो 34,000 मेरे पास बच गया यूनिट्स क्लोजिंग, इसकी यही कॉस्ट पड़ी होगी 4.448। तो इसका मतलब मेरे को इसकी कॉस्ट क्या पड़ी होगी, 151,265। तो इस 151,265 को हम यहाँ डाल दें, ठीक है। और मेरी अब ये बन गई स्टेटमेंट, कंप्लीट हो जाएगी मेरी स्टेटमेंट। अब बताइए, ये वर्किंग सबको समझ में आ गई, ये वर्किंग सबको समझ में आ गई। सर ये क्लोजिंग स्टॉक वाला एक बार रिपीट कर दो। दोबारा ये बता पहले दो सर। बताओ, ये वाली यूनिट्स वाली इक्वेशन समझ में आ गई। यस सर इसमें तो बस वो किया ना हमने कि ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस हाँ जी, वो बिल्कुल हमारा बिल्कुल। इक्वल होगा इसमें क्लोजिंग देखो, स्टॉक प्लस। देखो अब आप बोलोगे सर अगर किसी क्वेश्चन में यूनिट्स प्रोड्यूस दे रखा हो तो क्या हम इसको स्किप कर सकते हैं, तो बेटा आपको क्लोजिंग स्टॉक मतलब कुछ ना कुछ इन चारों में से निकालना ही पड़ेगा। तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे 2-3 क्लासेस में आपको समझ आ जाएगा कि ऑलमोस्ट 99.9% क्वेश्चन में ये इक्वेशन बनेगी आपकी। उसके बाद ये करके हमने निकाला पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है मेरी, पर यूनिट कॉस्ट आ रही है मेरी 4.48। अब जो मेरे 34,000 यूनिट्स है, अगर आप याद करो अपना लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, उसमें क्लोजिंग स्टॉक का रुपीज हमें दे रखा था। क्लोजिंग स्टॉक का जब रुपीज हमें दे रखा था तो हमने डायरेक्टली वो रुपीज यहाँ डाल दिया। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग स्टॉक का रुपीज नहीं दे रखा, लेकिन हमें पता है कि जो हमारा एक यूनिट है वो हमारे ऑलमोस्ट 4 रुपए 44 पैसे का बनता है। इसका मतलब 34,000 रुपए जो यूनिट्स मेरे पास पड़े हैं उनकी क्या कॉस्ट आई होगी, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। एक लाइन में आपको लिखवाऊंगा, आप लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक कहीं पे ना बड़ा बड़ा लिख लेना, एक बॉक्स में डाल देना, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड, closing stock is always valued at cost of production। ये cost of production per unit, closing stock is always valued at cost of production per unit। एक ये चीज आप बॉक्स में डाल लो, एक यूनिट्स इक्वेशन आप बॉक्स में डाल लो। आगे अंकित समझ में, यस सर। चलिए अब सर आइए तो इसमें हमने इसको मल्टीप्लाई किससे किया, हाँ बता 4.448 बता 4.4। ये जो आया ना 4.448, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको यहाँ पे, देखो तो हमने लिखा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 4,36,000 डिवाइड बाय 98,000। ये ना एक अच्छा फिगर नहीं आ रहा, इसलिए इसको डायरेक्टली 34,000 कर दो, या फिर आप लिख भी सकते हो ये जो वैल्यू आई 4.448 इंटू ये जो क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट है। आ गया, चले आगे।
एक मिनट सर। और ये सर हमेशा मतलब ये आवाज फिनिश आवाज नहीं आ रही कुणाल, थोड़ा तेज बोल। ये हमेशा फिनिश गुड्स में ही होगा। हाँ ये सिर्फ फिनिश गुड्स का ही होगा, हमेशा फिनिश गुड्स का ही। तेरे पे कॉस्ट शीट पे जाना। कौशिक चले आगे, कुणाल बता दियो जो बोले। हो गया सर। चलिए एक बार ये 7.3 क्वेश्चन पे। The following extract of costing information relates to commodity A for the half year ended। अच्छा कॉस्ट शीट का ना कोई पर्टिकुलर नहीं होता कि 1 साल की बनती है, 6 महीने की बनती है, कैसे। जो आपको पीरियड दे रखा है, डाटा दे रखा है, वो मंथ की भी बन सकती है, क्वार्टरली भी बन सकती है, हाफ ईयरली भी बन सकती है, सेम कुछ भी बन सकती है। तो ये दे रखा है आपको हाफ ईयरली। परचेजेस दे रखे हैं, फैक्ट्री रेंट दे रखा है, ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाएगा। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब वो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा। डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। स्टॉक आपको दे रखा है, ओपनिंग रॉ मटेरियल का भी दे रखा है और फिनिश गुड्स का भी दे रखा है। फिनिश गुड्स के यूनिट्स भी दे रखे हैं, स्टॉक क्लोजिंग भी दे रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस आपको दोनों दे रखे हैं, आपको सेल्स दे रखी है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दे रखे हैं। आपको दे रखा है एडवर्टाइजिंग डिस्काउंट, ये सेलिंग ओवरहेड्स हो गया, आर रुपीज 1 पर टन, मतलब पर टन 1 रुपीज है। अब आपको अमाउंट पूरा नहीं दे रखा। 16,000 टन की कमोडिटी बनाई है। अब आपसे बोला है आपको नेट प्रॉफिट निकालना है फॉर द पीरियड, आपको नेट प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ कमोडिटी निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज निकालना है और टर्नओवर निकालना है। तो बेसिकली एक कॉस्ट शीट से ही ये सब चीजें बन जाए निकल जाएगी। तो आप भी मेरे साथ बनाना शुरू करिए, मैं भी बना रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बनाइए। इसमें देखते हैं आप लोग कर पाते हो उसको कि नहीं। ओपनिंग रॉ मटेरियल 20,000, परचेजेस 1,20,000, क्लोजिंग रॉ मटेरियल आपका है 22,240। ये आपका आ गया 1,1, डायरेक्ट लेबर 1 लाख, कैरेज इनवर्ट्स 1 लाख 4, सॉरी 1,440।
ठीक है, रेंट 8,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स 40,000, ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब देखिए इसमें आते हैं अब आ जाइए इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 4,000, तो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 256,000, ओपनिंग फिनिश गुड्स है हमारे 15,000, वैल्यू दे ही रखी है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स की भी वैल्यू दे रखी है इसमें, तो 32,000। अब देखिए इसमें दे रखा है सेलिंग एक्सपेंस आर 1 एक रुपीज मिनट पर सर, यूनिट। एक मिनट। हाँ हाँ करो। यस सर। देखो सेलिंग एक्सपेंस जो दे रखा है वो 1 रुपीज पर यूनिट सोल्ड दे रखा है। अब मेरे को बताओ क्या आपके पास पर यूनिट सोल्ड पता है कितने यूनिट बेचे आपने? क्या किसी नहीं क्या इक्वेशन में क्या सॉरी क्या क्वेश्चन में दे रखा है आपको कितने यूनिट्स आपने बेचे है? सर, ये 1 रुपी पर टन यानी कि पर यूनिट सोल्ड पे क्या आएगा। एक बात बता, पर सेलिंग एक्सपेंस किस पे लगाएगा? जितना बेचेगा उस पे तो लगाएगा सेलिंग का खर्चा, सेलिंग एक्सपेंस कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट कितने पे देगा? जो एक्चुअल में बिकेगा उस पे देगा ना, सब पे थोड़ी ना डिस्काउंट देगा, जो बिका ही नहीं उस पे डिस्काउंट किसको देगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स कितने हैं? क्लोजिंग स्टॉक के कितने हैं? बेचे हमने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड दे रखा है इसमें 16,000 हमने बनाए, तो उसका मतलब बेचे कितने हमने, ये बैलेंसिंग फिगर हो गया 15,000, ठीक है। इसका मतलब जो सेलिंग एक्सपेंस है वो हमारा 15,000 आया। ये समझ में आ गया सबको? देखिए अब इस इक्वेशन में हमने ये देखिए, अब आप बोलोगे सर इसमें तो सब कुछ था ही हमारे पास, तो फिर हमने इक्वेशन क्यों बनाई? ये निकालने के लिए बनाई। तो 99% क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन बनानी ही बनानी पड़ेगी। एक बार ये बन गई कॉस्ट शीट तो मेरे को बताना, फिर उन्होंने जो जो मांगा है वो हम इसी कॉस्ट शीट में से वैल्यूज देते रहेंगे। हो गई सबकी? कुनाल हो गई? एक मिनट। अंकित अंकित यस सर, बस हो गई सर। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ जी, तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कहाँ पे है? तो देखो उसी लाइन में देखो, एडवर्टाइजिंग के बाद 16,000 टन्स ऑफ कमोडिटी वर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मिल गया, हो गया। निमिष हो गया? Yes, sir. अंकित
Yes, ओ sir. सॉरी आर्यन, सर ये सेलिंग वाला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में 15,000 टू 1 कहाँ पे लिखा हुआ है इसमें 1 में देखो एडवर्टाइजिंग डिस्काउंट्स अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट आर रुपीज 1 पर ठीक है टन। ठीक है 1 पर टन आ गया ठीक है दिख गया टन्स निकाल लिया ना, यूनिट सोल्ड। मिल गया चलिए अब देखिए इन्होंने क्या क्या मांगा है। इन्होंने पहले तो नेट प्रॉफिट मांगा, नेट प्रॉफिट हमने निकाल लिया 45,000। तो इन्होंने नेट प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ पर टन ऑफ कमोडिटी, तो प्रॉफिट तो सिर्फ उन्हीं पे होएगा ना जो बिका है। तो सेकंड पार्ट क्या हो गया, नेट प्रॉफिट पर टन ऑफ कमोडिटी। $45,000 डिवाइड बाय 15,000, तो ₹3 पर टन। सर ये कैसे निकाला हमने? सर आप पहला पार्ट मांग रहे हैं नेट प्रॉफिट, वो तो टोटल आ गया 45,000। यस सर। सेकंड मांग रहे हैं नेट प्रॉफिट पर टन ऑफ द कमोडिटी। एक बात बताओ, पर टन का मतलब क्या हुआ? बेसिकली वैसे क्लियर नहीं है ये क्या मांग रहे, पर टन या पर टन प्रोड्यूस्ड या पर टन सोल्ड, लेकिन प्रॉफिट किस पे होएगा, जो बिका है उस पे ही होएगा। तो हमने अपनी असम्पशन लगा ली कि ये मांग रहे हैं नेट प्रॉफिट पर टन ऑफ कमोडिटी सोल्ड। 45,000 टोटल रुपीस थे और कमोडिटी सोल्ड कितना है, 15,000 टन। अभी तो ठीक है डिवाइड कर दिया, ठीक है। थर्ड वो मांग रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट, टोटल कॉस्ट ये आ गई, टोटल कॉस्ट ये वाली, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, सॉरी टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट मांग रहा है ये, तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये, या टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट फॉर द पीरियड, नहीं टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट फॉर द पीरियड यही आएगी आपकी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही आनी चाहिए। ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट मांग रहा है, टोटल कॉस्ट मांग रहा है ना ये। सो बट आउटपुट फॉर द सेलिंग पे आ जाएगा। फिर इसमें तो फिनिश गुड्स और वो सब इंक्लूडेड है ना, वो तो फॉर द पीरियड पे है। आउटपुट मतलब कितना हमने बनाया, कितना हमने आउटपुट का क्या लेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट, टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट, आउटपुट को क्या लेंगे आप इसमें देखो ना, कुछ क्लियर है नहीं। टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट, फिर इसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख लो। हाँ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। आगे ले रहा है वो वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज, सर वो हमारा आ ही मतलब गया। कॉस्ट ऑफ आउटपुट हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्योंकि वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि हमने कैरेज इनवर्ट अलग लिया है, इन्होंने ऊपर ही ऐड कर दिया उसको यहाँ पे, तो वो कोई बात नहीं, कैरेज इनवर्ट को हम यहाँ पे लेके डायरेक्ट एक्सपेंस में, तो आपका ये है वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, इसकी इनकी इस वैल्यू में ये और एडेड है, वो आप मत करना, वो आप अलग ही रहने। और वैल्यू ऑफ टर्नओवर तो दे ही रखा है, टर्नओवर तो सेल्स तो दे ही रखी है आपको। फिर कॉस्ट ऑफ आउटपुट यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। हाँ आउट वैल्यू ऑफ, हाँ आउटपुट मतलब कॉस्ट ऑफ आउटपुट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लिख लो उसको, ठीक है। इसको आप ऐसे यहाँ ही लिख लो ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ आउटपुट, ठीक है जी। और सर आउटपुट फिर मतलब ये हुआ जितने हमने बनाए या जितने हमने इस बार बेचे, बनाए, तो बेचे वाला नहीं होगा। नहीं बेचे वाला। अगर वो टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड बोलता तो फिर यहाँ पे आ जाता। ठीक है। ओके अब आइए आप लोग बच्चों 7.5 क्वेश्चन पे आइए। A factory produces standard product. The following information is given to you from the which you are required to prepare cost sheet. आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट वेजेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स दे रखा है, 100% ऑफ डायरेक्ट, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखा है 100% ऑफ लेबर, ऑफिस ओवरहेड दे रखा है 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। अगर वर्क्स कॉस्ट लिखा है सिर्फ वर्क्स कॉस्ट, तो उसके आगे हमेशा लिख लीजिए कि इट इज ऑलवेज अस्यूम टू बी नेट वर्क्स कॉस्ट, नेट वर्क्स कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 2 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, आपको यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा है, बिगनिंग भी दे रखा है, प्रोड्यूस्ड यूनिट्स भी दे रखा है, और आपको क्लोजिंग भी दे रखा है। आपको सेलिंग प्राइस बताना है 20% प्रॉफिट, कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करेंगे, साइड बाय साइड ही करेंगे। कंज्यूमेबल मटेरियल, रॉ मटेरियल रॉ हुआ। मटेरियल बेसिक, आज थोड़े बेसिक क्वेश्चंस ही कराऊंगा, कल से थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, बट इतने बेसिक नहीं है ये सर तो कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होते हैं फिर? रॉ मटेरियल्स ही है बेसिकली।
ऐसे नहीं स्टोर्स का मतलब किसी कंज्यूमेबल क्वेश्चन में हमने कल ये पहले क्वेश्चन अंकित ने पूछा था, कंज्यूमेबल स्टोर्स का मतलब ऐसे क्या होता है मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे मान लो अब एक मशीन है, उस मशीन का एक पार्ट है, जैसे मान लो ऑयल फिल्टर है या एयर फिल्टर है, कुछ है मशीन में, वो चलते चलते एक पर्टिकुलर इतने यूनिट्स के बाद खराब हो जाता है, तो हम उसको रिपीट वो करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो होता है कंज्यूमेबल स्टोर। जैसे गाड़ी में कंज्यूमेबल स्टोर होता है आपका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, वो कंज्यूमेबल स्टोर होता है। अब क्या है, अगर इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल्स अलग से दे रखा होता और कंज्यूमेबल स्टोर्स अलग से दे रखा होता, तो मैं कंज्यूमेबल स्टोर्स को फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखता। देखिए इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल ही दे ही नहीं रखा, वही है ये, तो इसलिए मैं इसको रॉ मटेरियल मान। थोड़ा सा आपको ना क्वेश्चंस के हिसाब से अपना फ्लेक्सिबली अपने आंसर को मतलब अपने उसको डाटा को प्रोसेस करना। ठीक है, समझ में आई बात कुणाल? यस कल यही क्वेश्चन अंकित ने पूछा था और मैंने उसको ये बोला था कि कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं जो पार्ट वियर एंड टियर होते रहते हैं, जैसे गाड़ी का एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सब। परचेजेस आ गया 85,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 4,000। एट्टी फाइव 10 95 91। अब आ जाइए इसमें डायरेक्ट वेजेस। $20,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका आ गया 10,000 प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ गई 1,21,000। ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या दे रखा है 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। लेबर कितनी है 20,000, तो ये भी 20,000 हो गया। 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो ये आ गया आपका 141,000। अब मैं ना इसको सीधा नेट फैक्ट्री कॉस्ट लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारा जो ओपनिंग एंड WIP और क्लोजिंग WIP है नहीं, बट आप अपना करना, मैं थोड़ा सा बचा रहा हूँ उसको क्योंकि इसमें ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP है ही नहीं, तो मैं इसी को नेट फैक्ट्री कॉस्ट लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया 14,100। सर वर्क्स कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट हो गई। अभी तो बोला लाइन लिख लो एक बार। इफ वर्क्स कॉस्ट इज रिटन इट इज ऑलवेज assumed टू बी नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, और ये भी लिख लो कहीं, फैक्ट्री एंड वर्क्स आर वन एंड द सेम थिंग, ये मैंने बताया था आपको, लिखवाया भी था मैंने। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई आपकी ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे को फिनिश गुड्स दे रखे हैं। देखो फिनिश गुड्स ओपनिंग वैल्यू में भी और यूनिट्स में भी है, तो वैल्यू में जब है तो वैल्यू तो डाल दो 16,000 माइनस क्लोजिंग। अब ये निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास वैल्यू नहीं है इसकी, तो इसकी वैल्यू मैं यही निकाल देता हूँ आपके लिए। 1,55,100 डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड भी दे रखा है आपको 10,000, क्योंकि ये सब यूनिट्स है। ये तो रुपीस के यूनिट नीचे नहीं दे है रखा है ना, जी, ये तो रुपीस के नीचे दे ऐसे रखा यूनिट्स है। देख ऊपर देख, अच्छा यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, अच्छा ठीक। वो सिर्फ वैल्यू 16,000 ओपनिंग की दे रखी है।
ये बात समझ में आई? ये यूनिट्स में ये तीनों वैल्यूज। अंकित समझ में आई ये बात? Yes, sir. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आ गई हमारे पास। आगे चलते हैं, इसमें हमने ऐड किया अपना सेलिंग का है, हाँ सेलिंग का है। ओवरहेड से हमारे 2 पर यूनिट सोल्ड। अब ये तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, चलो इक्वेशन लाते हैं। सर एक बार ये दोबारा बता देना, क्लोजिंग स्टॉक का हमने वो वैल्यू कैसे निकाली? हाँ ये देखना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट्स इक्वेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई थी इसकी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई थी 1,55,100। यूनिट्स बनाए कितने? 15,000, सॉरी 10,000। ये कितना आ गया? ये आ गया तेरा 15.51। और कितने बने तेरे क्लोजिंग, कितने बचे हुए तेरे पास? 2,000। समझ आई कुणाल? सर मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन यूनिट्स प्रोड्यूस से हमारी एक यूनिट की कॉस्ट आ क्या जाएगी कह रहे ना? हो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन यूनिट्स प्रोड्यूस से हमारी एक यूनिट की कॉस्ट आ एक जाएगी यूनिट ना? की कॉस्ट आ जाती है, हाँ। तो फिर उससे हम हम क्लोजिंग क्लोजिंग का स्टॉक को निकाल। मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज कभी नहीं बदलेगी, तीनों क्वेश्चंस में हमने की है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख मैं दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, देख इसमें ये निकाली थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 34,000 से, जो आज हमने 7.2 किया। फिर 7.3 पे देख क्या किया, हमारे को ये दे रखी थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 256,000, ठीक है ना। इसकी क्लोजिंग स्टॉक की क्योंकि इसमें वैल्यू दे रखी थी इसलिए नहीं किया, अदरवाइज हम करते हो, मैं तेरे करके भी दिखा सकता हूँ। अगर तू बोलता है 256,000 को डिवाइड कर 16,000 यूनिट से, तो ये आगे 16 इंटू ये कर ले तू 15,000, तो ये तेरी वही आ जाएगी, सॉरी 2,000। 16 इंटू 2,000, तो ये तेरी वही आ गई 32,000। ये वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में, ठीक है। और ये क्वेश्चन अब जो हमने किया, बताओ कुणाल समझ में आया? हाँ जी कुणाल। यस सर। अब यूनिट्स इक्वेशन आते हैं, क्योंकि मेरे को इसमें क्या चाहिए, यूनिट्स सोल्ड मिसिंग है मेरे। ओपनिंग यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो ओपनिंग यूनिट्स है 1,000, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने हैं 10,000, यूनिट्स क्लोज्ड क्लोजिंग कितने 2,000। तो हमारा ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और ये आ जाएगा हमारा 9,000। मेरी कॉस्ट कितनी है? मेरी कॉस्ट है 2 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, तो 9,000 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए कि 20% सेलिंग प्राइस पे हमारा प्रॉफिट हो। तो मैं तो आपको हमेशा बता ही रखा है, मैं तो इसमें एक्स वाला सिस्टम ले लेता हूँ। तो 150 प्लस 0.20x इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा ये हो जाएगा तो हमारी x हो गया 197, मतलब सेल हो गई 197,600, 39520। बताइए सबको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में? सर वैसे ये जैसे दे रखा है सेलिंग प्राइस का 20%, तो इसमें सेलिंग प्राइस को हम एक्स सपोज कर लेते हैं। हाँ, जिसका 20% है उसको एक्सक्लूड ले लो। अगर कॉस्ट का होता तो फिर तो सीधा इसका ही कर देते, तो इसका कॉस्ट का ही कर देते। अगर सेलिंग प्राइस का तो इसको एक्स मान लो। या तुम यहीं से देखना, ये सिर्फ इसको एनालाइज कर,
ये तेरी एक इक्वेशन है, ये तेरी इक्वेशन है कि कॉस्ट ऑफ ठीक है सेल्स सर, प्लस ठीक है। प्रॉफिट, मैं अलग से दिखा, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। सेल्स को x ले ले, प्रॉफिट 20% x का होना चाहिए, तो 20% x का मतलब 0.20x, और कॉस्ट देखो बताइए कितनी है, बस बन गई इक्वेशन। ठीक है, हो गया बच्चों, हो गया तो बताना, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए। जब हो जाए तो बताना प्लीज। आर्यन हो गया, सर कर रहा हूँ अभी एक बार। तो जल्दी करो। निश हो गया, यस सर। आ, आ, अंकित, Yes, sir. कुणाल, यस सर। हाँ जी, और आर्यन हो गया। हाँ जी सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, तो ये जो आज हम करेंगे ये है हमारा 7.8, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इसमें काफी अच्छा पॉइंट है और ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे आते हैं, तो 7.8 को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। इसमें हमें दो कॉस्ट शीट्स बनानी है, पहले रीड करते आइए। From the following data, prepare a cost sheet, cost and production statement of popular stoves manufacturing company for the year ended 2016. आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, आपको क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का दे रखा है, आपको परचेजेस दे रखे हैं, वेजेस दे रखे हैं, एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी आपके, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आपके ऑफिस होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिशमेंट भी बोलते हैं। आगे आपको फिनिश गुड्स का स्टॉक दे रखा है, आपको सेल्स दे रखी है, और आपको बता रखा है कि पिछले साल हमने मतलब 2016 में हमने 4000 यूनिट्स बनाए। फिर वो कह रहे हैं कि कंपनी को कोट करना है, एक ऑर्डर आया है उसके पास 1000 स्टोव्स का 2017 में। तो हम आगे का बाद में पढ़ते हैं, पहले जो ऊपर की स्टेटमेंट है हम 2016 की जल्दी से कॉस्ट शीट बना लेते हैं, 2016 की कॉस्ट शीट बना लेते हैं, आप बहुत जल्दी से बन जाएगी। आप भी शुरू करिए, मैं भी शुरू कर रहा हूँ। 4000 16-17 की ना सर? नहीं, ये 2016 ये ना वो है, फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ये कैलेंडर ईयर है, 31 दिसंबर 2016। अच्छा ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन शायद उस वजह से हो रही है तेरे को। नहीं तो मतलब ये कंप्लीटेड स्टॉक तो जैसे हमें 1 जनवरी 2016 का दे रखा है ना? हाँ 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 हाँ, वही एक साल की बन रही है पूरी। हाँ, मैं लिख रहा हूँ ऊपर, ये हम बना रहे हैं 2016 की बन रही है ये, और 15 मतलब ये लगा लीजिए 2016 की ही बन रही है, 31 दिसंबर 2016 की 4000 स्टोव्स है इसमें बनाए हमने, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ओपनिंग रॉ मटेरियल है हमारा 35,000, क्लोजिंग परचेजेस है हमारी 50 to 500, माइनस क्लोजिंग है हमारा 4900, ये आ गया हमारा 82,600। ठीक है, अब आ जाओ इसमें फैक्ट्री वेजेस ऐड कर देते हैं 95,000 की। सर फैक्ट्री वेजेस उसमें नहीं जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में? मैंने कल भी बताई थी ना, अगर अलग से डायरेक्ट लेबर दे रखा तो तब जाते के बाद बता
ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट लेबर है ही नहीं और इनडायरेक्ट लेबर हो, सोच के देख। फैक्ट्री के ही खर्चे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। अगर फैक्ट्री में डायरेक्ट लेबर ही नहीं है तो हम उसको इनडायरेक्ट कैसे मान लें? वो तो डायरेक्ट ही मान जाएगा ना। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब हमारा हो गया ये प्राइम कॉस्ट। या 1,77,600। इसको हमने ऐड किया। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे दो है, नहीं एक है फैक्ट्री एक्सपेंस, ये है हमारा 17,500। तो क्योंकि इसमें ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP नहीं है तो मैं सीधा इसको नेट फैक्ट्री कॉस्ट कर रहा हूं। आप भी अब कर सकते हैं क्योंकि अब आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो। इसमें हम ऐड करेंगे अपने एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 10,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई हमारी। ठीक है, इसमें हम अपने ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। दोनों की वैल्यू ही दे रखी है हमने हमें। ओपनिंग फिनिश गुड्स तो निल है, क्लोजिंग 35,000 है। तो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,70,100। ठीक है, इसमें हम ऐड कर देते हैं अपना प्रॉफिट, क्योंकि हमारे को सेल्स दे रखी है 1,89,000। तो हमारा प्रॉफिट आ गया। सर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह कुछ भी नहीं है? नहीं ना, सेलिंग एक्सपेंस है नहीं इस क्वेश्चन में, वरना मैं ले लेता। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, मैं ले लेता वरना ना, ये अगर होता तो। आप बनाओ, आप कंप्लीट करो, मैं थोड़ी सी जगह की वजह से भी थोड़ा ऐसा करो, आप कंप्लीट बनाओ। यहाँ तक हो गया बच्चों? देखिए सर हाँ जी बेटा। एग्जाम फैक्ट्री एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंस को ना आप इग्नोर कर सकते हो। डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में, डायरेक्ट एक्सपेंस में ज्यादा नहीं होते। डायरेक्ट एक्सपेंस पे आपको डायरेक्ट दे रखा होगा डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर कैरिज इनवर्ड्स, सिर्फ यही दो चीजें होती है डायरेक्ट एक्सपेंस। पहली बात, अगर आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही है तो आप एक फुटनोट दे देना कि फैक्ट्री एक्सपेंस को हमने डायरेक्ट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स माना। ठीक है, डायरेक्ट में आप लिख लो, डायरेक्ट में सिर्फ दो ही चीजें हो सकती है, या तो डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर कैरिज इनवर्ड्स, बस। बंद। ये तो आपने बोला आउटपुट, अच्छा 4,000, ये हमारे मैन्युफैक्चर्ड वाले है ना? हाँ मैन्युफैक्चर्ड है, 4,000 स्टोव्स बना मैन्युफैक्चर्ड है, प्रोड्यूस्ड है। अच्छा मतलब ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था, ये यही मैन्युफैक्चर्ड 4। और क्लोजिंग का भी बस यूनिट वैल्यू दे रखे, यूनिट्स नहीं दे रखे, हाँ यूनिट किसी के नहीं दे रखा, नहीं सिर्फ दे ये रखे, दे कुछ रखा। जरूरत भी नहीं है, देखते हैं। सर ये टैक्स से आसान है मुश्किल है? कॉस्टिंग टैक्स से आसान है मुश्किल? आसान है, देख तेरे को आसान ही लग रहा होगा यार, मतलब दोनों चीजें अलग है। वो लॉ है, ये एक मैथमेटिक अकाउंट्स है, बट ठीक है, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। मतलब ठीक है, इतना बहुत इजी भी नहीं है, बट कंपैरिजन नहीं है यार, वो लॉ है, लॉ में आपको बहुत कुछ याद करना पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। वो कह रहा है कि कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 1,000 स्टोव्स का, जो कि सिमिलर है the stores to be quoted are uniform quality and make similar to those of previous year 2016 वाले जिसका हमने अभी कॉस्ट शीट बनाई, बट मटेरियल की कॉस्ट 15% बढ़ गई है और फैक्ट्री लेबर की कॉस्ट 10% बढ़ गई। Prepare a statement showing the price to be quoted to give the same percentage of net profit। तो जो percentage of net profit यहाँ आ रही है वही percentage हमें net profit की चाहिए as was realized during the 2016, assuming that the cost per unit of overhead charges will be same in the previous year। मतलब मेरे को बताओ ओवरहेड हमारे है कौन से? दो ओवरहेड्स हमारे, एक तो हमारा ये ओवरहेड है, ये वाला फैक्ट्री वाला, और एक और एस्टेब्लिशमेंट। वो कह रहे हैं जो ये पर यूनिट कॉस्ट इसकी सेम रहेगी, पर यूनिट कॉस्ट। चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं अपनी नई एक ऑर्डर के लिए कोटेशन बनानी शुरू करते हैं हम।
फिर तो इसका मतलब इसमें जो कॉस्ट ऑफ जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो 4000 पहले थे और 1000 और हो जाएंगे। तो अब हमें, हाँ, अभी हम प्रोड्यूस नहीं, अभी तो हमें एक ऑर्डर आया है, हमें उसकी कोटेशन बना के देनी है कि हम आपसे ये चार्ज करेंगे। खाली 1000 यूनिट्स का बनाएंगे। हाँ, सिर्फ 1000। तो मतलब इसमें सर हम बस जो हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है उसको 15% बढ़ा देंगे और बता रहे, शुरू करते हैं, मेरे साथ बनाओ। देखो, सबसे पहले, अब देखो, जब आप किसी चीज को कोट करते हो ना, तो उसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आप सिर्फ उसी के लिए बना रहे हो कितने यूनिट्स है, तो हम इसमें ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह नहीं करेंगे, हम सीधा लिखेंगे रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल। अब बताइए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना था पिछली बार? रॉ मटेरियल कंज्यूम था हमारा 82,600। 82,600 था, मैं यही बना देता हूँ, डिवाइड बाय 4000 इंटू 1000, ये आ जाएगी 1000 यूनिट्स की कॉस्ट। लेकिन इस बार जो लेबर कॉस्ट है, सॉरी मटेरियल कॉस्ट है, वो हमारी 15% बढ़ गई, तो या तो प्लस 15% कर दो या इसको इंटू 115% कर दो, दोनों चीजें एक ही होती है। ये आ गया हमारी 23748। ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर। आर्यन समझ आ रहा है? सर ये पॉइंट दोबारा बताना। सर 82,600 जो पिछले साल की कॉस्ट थी हमारी, वो 4000 यूनिट्स की मटेरियल कॉस्ट थी। यस और नो? यस सर। इसको डिवाइड बाय 4 इंटू 1 कर ले, ठीक है? हाँ जी कुणाल, यस सर। वो जो आई प्लस 15% कर दे या इंटू 115% कर दे, एक ही बात होती है। देखो इजी लगता है प्लस 15% करना, तो तू वो कर दे, मैं तेरे को दिखाता हूँ। तेरी ये आ जाएगी कॉस्ट, जो तेरी बेसिक कॉस्ट है वो ये आएगी, डिवाइड बाय 4 इंटू 1 करके प्लस 15% कर दे। 15% ऐड कर देंगे उसमें। ऐड कर दो, वो यही चीज हो जाती है, वो जो मैंने ना शॉर्ट में कर दी, यही चीज हो रही है, ये और ये एक ही चीज होती है। तो इस वाले में ही हम ये, क्योंकि हमें वो एस्टिमेट या कोटेशन देनी है तो हम यूनिट्स के हिसाब से करेंगे। हाँ, सिर्फ उस यूनिट्स के हिसाब से जितने का कोटेशन देनी। अब अच्छा, तो लेबर की मतलब बात हर करो, चीज को हम 4000 से 4/1 हर करेंगे। चीज को नहीं, देख मेरी बात सुन, ये हर चीज को डिवाइड नहीं करते, हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिवाइड करते हैं। लेकिन इसमें इनडायरेक्ट का लिख दिया है ना कि इनडायरेक्ट जो फैक्ट्री एक्सपेंस है वो भी वेरी करेंगे विद द नंबर ऑफ आउटपुट, तो इसलिए हम करें, वरना हम उसको चेंज नहीं करते, फिक्स को फिक्स ही रहने देते। क्या मतलब सर? जैसे इस क्वेश्चन में देख, एक बात बता, वेरिएबल प्राइम कॉस्ट जो होती है, प्राइम कॉस्ट के जो 3 एलिमेंट्स होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, यही तो वेरी करता है लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। यस सर। ओवरहेड्स थोड़ा ना वेरी करते हैं लेवल। अब जैसे इस कमरे में 2 लाइटें चल रही है, तुम 4 बच्चे पढ़ रहे हो तब भी 2 चल रही है, 2 बच्चे और अगर आके बैठ गए जूम में ही, तो मैं लाइटें थोड़ा ना बढ़ा दूंगा क्लास की, मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट है वही वेरी करेगी वो बस। वेरी करती है। लेकिन इसमें फिक्स्ड के बारे में लिख दिया कि वो भी वेरी करेगा, इसलिए हम करवाएंगे, अच्छा ठीक वरना है। हम नहीं करवाते उसको वेरी। आगे इसमें आएंगे तो लिखा है ना क्वेश्चन। सर सेम है। सेम नहीं है, इसमें अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। सेम, हाँ, मतलब जो लिखा है वही करेगा। डायरेक्ट वेजेस कितनी है हमारी? 95,000। 95,000 डिवाइड बाय 4000 इंटू 1000, ये बेसिक हो गया। अगर कुणाल ऐसे करना चाहता तो ठीक है, बट जैसे मैंने ऐसे कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट में किया है, और इसमें लेबर कॉस्ट कितनी बढ़ रही है? 10%, तो इसको इंटू 110 भी कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं जो लेफ्ट में किया है, वो भी दिखा देता हूँ अभी। अगर ये कुणाल को ये चीज समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आती तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ये भी कर सकते हो आप। लेबर आप ऐसे निकाल लेना, 23750 बेसिक आ गई, डिवाइड बाय 4 इंटू 1 करके प्लस 10% कर दो। ठीक है, अब आ जाओ, अब और कहाँ के एक्सपेंस थे हमारे? इसमें हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस थे ही नहीं, तो अब हम इसकी प्राइम कॉस्ट लिख देते हैं यहाँ पे। ये आ गया 49873। अब देखो हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, द फैक्ट्री ओवर द ओवरहेड एक्सपेंसेस
कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ओवरहेड चार्जेस विल बी सेम एज इन द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारे थे फैक्ट्री एक्सपेंस। देखो क्या मतलब कहा इसने, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड पर यूनिट विल रिमेन सेम, कॉस्ट दैट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ओवरहेड, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ओवरहेड। तो ये कितना था, फैक्ट्री एक्सपेंस 17500 था 4000 यूनिट्स के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 17500 अबाउट डिवाइड बाय 4000 यूनिट्स। ठीक है, ये कितना आया हमारा, ये कितना आ जाएगा बताइए। ये आया हमारा हाँ 17500 डिवाइड बाय 4000, ये आ गया हमारा। ठीक है, और अब हमारे को क्या करना है, इंटू 1000, 437। ये बात समझ में आ गई बच्चों। अगर ये ना ही लिखा होता यहाँ पे तो हम ये नहीं करते कि वैसे फैक्ट्री एक्सपेंस जो है हमारे ओवरहेड्स जो है दैट डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, बट इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट इज व्हाई वी आर वेरिंग इट विद द लेवल ऑफ आउटपुट, अदरवाइज हम इसको वेरी नहीं करते। कुणाल ये बात समझ में आ गई? मतलब अगर कुछ नहीं लिखा होता तो वो 17,500 ही रहता। नहीं 17,500 नहीं, हम लेते ही नहीं ना फिर। तो 17,500 क्यों लेते, क्योंकि ओवरहेड्स तो वो तो हमारे दूसरी जगह से रिकवर हो ही जाएंगे। कुछ और लिखा कि हम लिखा होता कि हम इतने ओवरहेड्स डालेंगे, 10% ओवरहेड्स आएंगे तो वो ले लेते, या अगर लिखा होता ओवरहेड्स बिल्कुल नहीं आएंगे तो बिल्कुल नहीं लेते। कुछ ना कुछ लिखा होता, मतलब इन्हें ओवरहेड्स के बारे में कुछ ना कुछ लिखा कुछ ना होगा। कुछ लिखा होगा कि ये लिखा हो सकता है कि इस ऑर्डर पे 10% ओवरहेड्स लगेंगे, तो जो ओवरहेड्स है उसका 10% ले लेंगे, ऐसे ले लेते हैं। जो 4,000, तो उसमें ये 4,000 इंटू 1,000 1,000 वाला नहीं करना नहीं पड़ेगा। करते, सीधा 17,500 का 10% या जो भी लिखा होता है वो करते। और इसमें क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट वाला लिखा है इसीलिए हम इसमें देख। लिखा है कि कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी, तो जो पिछले साल कॉस्ट पर यूनिट थी ओवरहेड्स की, इस साल भी देखो पिछले साल कितनी थी, 17,500 डिवाइड बाय 4000, ये 4.375। और इस बार भी देखो तुम्हारी क्या आ रही है, 4.375 डिवाइड बाय 1000, 4.375। तो ये सेम रखनी है हमें, इसलिए हमने ये किया। ठीक है सर। आगे चलते हैं, प्लस ये अब हमारा आ गया 54, ये हमारा आ गया, आप इसको फैक्ट्री कॉस्ट कह लीजिए क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं ना कुछ भी, तो फैक्ट्री कॉस्ट ही कह लीजिए। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है नहीं, तो ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट होगी 54248। अब आइए इसमें हम अपना आते हैं, कौन सा दे रखा है हमारे को, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, वो भी सेम करेंगे। पिछले साल हमारा एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस था 10,000 का। आर्यन समझ आ रहा है? यस सर, कोई डाउट तो नहीं है ना ये वाले ओवरहेड्स वाले पॉइंट पे? ये से समझ आ गया है। चलिए, तो ये हमारा हो गया 2500, अगेन फॉर द सेम रीजन कि उन्होंने बोला है ऐसा करने को, अदरवाइज हम इसको ऐसे नहीं करते। ये आ गया 56748। ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लीजिए या कॉस्ट ऑफ सेल्स कह लीजिए, क्योंकि फिनिश गुड्स तो है नहीं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ही कह लेते हैं इसको। अब वो कह रहे हैं, यहाँ तक हो गया सब बच्चों? यहाँ तक बताइए, 1 मिनट सर। यहाँ तक करो पहले, क्योंकि इसके बाद अभी एक अच्छा पॉइंट है इसमें। तो इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस भी नहीं है, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी नहीं आएगा ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ही नहीं, यही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो है आपका प्रोडक्शन है, यही आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स है। आप पूरी बनाओ इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ। तो सर इसमें जो फिनिश गुड्स वाला उसका कुछ नहीं करेंगे? एक बात बता, मैंने तेरे को ऑर्डर, तू तेरा बिजनेस है मान ले, मैंने तेरे को बोला यार मुझे ना 1000 यूनिट चाहिए, मुझे कोटेशन दे दे। तो जब तू मुझे कोटेशन देगा तो उसमें लिखेगा कि मैं तुम्हारे को पुराना दे रहा हूँ या नया दे रहा हूँ, वो तो तू सीधा 1000 की कोटेशन लाएगा ना, ये कोटेशन है जी 1000 की। मैं नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूँ, ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। फाइव सिक्स सेवन फोर एट। वो कह रहे हैं कि हमें जो प्रॉफिट चाहिए, prepare a statement showing the price to be quoted to give the same percentage of net profit on the turnover as was realized in 2016। तो मैं ना यहाँ पे ऐसा करता हूँ आपके लिए, 16 का ना रेलेवेंट पार्ट यहाँ पे बना देता हूँ, ये 2017 की बना देना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं 16 का आपका रेलेवेंट पार्ट पे बना दूँ। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट सेल्स। तो एक बार जरा पीछे जाते हैं, ये हमारी है
17,100, 18,900, 17,100, 18,900 और ये आ गई थी 18,900। वो कह रहे हैं कि ये जो परसेंटेज है यही परसेंटेज हमें यहाँ पे चाहिए, तो उसको x मान लो। ठीक है, मुझे बताओ ये परसेंटेज क्या है प्रॉफिट की? 18,900 डिवाइड बाय 189, टर्नओवर की कितनी परसेंटेज हो गई है? 10% हो गई ना शायद, 189,000, ये 10% हो गई। तो इसका मतलब 10% की प्रॉफिट परसेंटेज हमारे को कैरी करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन बना लेते हैं, 56748 प्लस 0.10x is equal to x। तो 56748 is equal to 0.90x, तो यही हमारी आ गई 56748 डिवाइड बाय 0.90, तो आ गई 63053। तो x आ गया 63053। कुणाल को समझ में आई ये बात? आ गई? हाँ जी कुणाल, 1 मिनट। आराम से समझ, अब आराम से समझ, कोई जल्दी नहीं। आर्यन? हाँ जी सर, आ गई सर। अंकित? यस सर। निमेश? यस सर। कुणाल देख क्या कह रहा है कि पिछले साल का जो प्रॉफिट परसेंटेज था वही प्रॉफिट परसेंटेज इस साल होनी चाहिए। आप बताइए क्या प्राइस कोट करोगे? पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज क्या था? 10%। ये सेल थी और ये प्रॉफिट था। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टर्नओवर, तो ये टर्नओवर थी, ये प्रॉफिट था, तो मैंने परसेंटेज निकाल ली। 18,900 का प्रॉफिट अपॉन टर्नओवर 1,89,000 इनटू 100 करके 10% आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। यस सर। उसी को मैंने इसमें लगा दिया। और सिंपल बताऊं, छोड़ इसको, ये देख ले कि 18,900 17,100 का कितना है, तो ये भी कर सकता है। 17,100 का 18,900 कितना है? ये आएगी 11.11%। तो सीधा उसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देगा तब भी सेम ही आएगा। अगर तू इसको ठीक है। मल्टीप्लाई कर देगा 56748 से, तो भी तेरा आंसर सेम ही आएगा। तो क्योंकि कॉस्ट की और प्रॉफिट तो एक ही बात है ना। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? और इसका सर ये फॉर्मूला क्या होता है? मतलब ये 18,900 हाँ, अपॉन इसका 1। फॉर्मूला लिख लो, यहाँ लिख लो, मैं बता, एक मिनट, इसका फॉर्मूला लिख लो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन, ऐसे होके दोनों प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टर्नओवर लिख लो। प्रॉफिट अपॉन टर्नओवर इनटू 100। बताइए समझ में आया? कोई डाउट? हाँ जी कुणाल, अंकित, निमेश, आर्यन? तो ये सर जिस भी क्वेश्चन में हमें ऐसे कोट करना पड़ता है, तो उस क्वेश्चन में जो भी जैसे हमें इंक्रीज वगैरह दे रखा होता है वो डायरेक्ट वाला तो हम कर देंगे, और इनडायरेक्ट वाले का जितनी भी अभी इंफॉर्मेशन। अभी रुक जा, अभी अभी इसी चैप्टर में भी 18 क्वेश्चन, अभी तो हमने 4 ही क्वेश्चन किए, आएगा तेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है सर। हो गया? चलिए बच्चों, अब आज का ना, आज जो हमने 4 क्वेश्चंस किए, चारों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे। आपको मैं 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कैसे करने हैं वो। एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 7.1, एक 7.4। पहले 7.4 पे एक बार मेरे को बताने दो आपको। 7.4 पे आपको 2 कॉस्ट शीट्स बनानी है, तो आप चाहे एक ही में बना देना। आपको एक 3 मंथ्स की बनानी है, 3 मंथ दो बनानी है, एक मार्च तक और एक जून तक। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। 2 कॉस्ट शीट आप चाहे एक लेफ्ट साइड में बना लेना, एक राइट साइड में बना लेना। जैसे ये बना ली ना आपने, ये बना लिया आपने, एक यहाँ लिख लेना, एक यहाँ लिख लेना, चाहे या दोनों यहाँ लिख लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और 7.1 क्वेश्चन पे आइए एक बार। 7.1 क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है जो आपको वैसे नहीं करना। आप अगर इसको 7.1 क्वेश्चन देखोगे तो वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है, प्राइम कॉस्ट, उस पर वर्क इन प्रोग्रेस का बाइफर्केशन दे रखी है, प्राइम कॉस्ट अलग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अलग। आपको ऐसा नहीं करना, आपको प्राइम कॉस्ट पूरा टोटल जो 66,000 है वो आपको वहीं पे डालना है, ओपनिंग WIP जहां आता है वो वहीं पे डालना है। प्राइम कॉस्ट इसका बाइफर्केशन प्राइम कॉस्ट का प्राइम कॉस्ट में नहीं लेना। तो जो 66,000 आपकी ओपनिंग WIP है वो आपकी ओपनिंग WIP में ही आएगा। ये 51,000 एंड 15,000 को अलग अलग नहीं करना। सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट में जाएगा या नहीं, फैक्ट्री में? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वो है फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसमें सब डायरेक्ट एक्सपेंस तो दे नहीं रखा अलग से, तो उसको डायरेक्ट डायरेक्ट में नहीं ले एक्सपेंस मैंने सकते? बोला है ना, अभी तो निमिष ने पूछा
डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ 2 ही होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस या कैरेज इनवर्ड्स, बस। अच्छा ठीक है। बच्चों देखो आज हमने 6 ये 4 क्वेश्चन हमने क्लास में किए, ये 2 आप कर लोगे तो आज हमारे 6 क्वेश्चन हो गए और 6 के 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अपना थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे। आज है वेडनेसडे, तो नेक्स्ट क्लास फ्राइडे ही रख ले, मॉर्निंग में सेम टाइम 10:30 बजे, बोलो। हाँ जी कुणाल, कोई प्रॉब्लम नहीं कुणाल? फिर 2 दिन बोला था आपने। हाँ 2 ही दिन रखूंगा नेक्स्ट, मतलब यार इस हफ्ते तो हो गई थी क्योंकि लास्ट वीक हुई नहीं थी, वैसे 2 ही दिन रखेंगे, वेडनेसडे फ्राइडे रखा करेंगे, 1-1 घंटे की हो रही है वैसे भी, इसलिए भी करें। ठीक है सर, मेरे को बताइए अंकित, आपको फ्राइडे 10:30 बजे? यस सर, नो प्रॉब्लम। आर्यन और निमिष? ओके सर। अच्छा यार मैंने फीस के लिए बोला था, अगर पॉसिबल हो तो करवा दो इस हफ्ते में, अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। और मैंने वही ऑनलाइन, सर 7500। हाँ वो सेम ही है, वो सारी सेम ही, हम बढ़ाते ही नहीं है, क्या करें, तुम क्या करें, बढ़ाते ही नहीं, अपने बच्चों के साथ एक रिश्ता बना हुआ है, ठीक है। कुणाल तू वहां जाके करा दियो, अगर करा सके तो, वेस्ट है कैश में तो इंस्टीट्यूट ओपन है 1 to 7 के बीच में, फोन करके चले जाना। और अगर जो ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो मैंने जो अकाउंट नंबर दिया उसमें करा देना, पहले वाले में मत कराना अंकित, पहले वाले में मत कराना, जो मैंने अभी अकाउंट नंबर दिया उसमें करा। ओके सर सर। उस पे रेड मार दी क्या इनकम टैक्स ने? है नहीं कोई ऐसा उल्टा सीधा नहीं है, वो मेरा ही नंबर है, आपको पता ही होगा। तो चलो आज कोशिश करना आज हो जाए, थोड़ा सा दिक्कत है यार, थोड़ा सा इस वक्त चाहिए होते पैसा, समझो। चलो बच्चों, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। फ्राइडे को 10:30 बजे। यस सर। ओके बाय बाय। बाय। थैंक यू निमेश, बाय बाय आर्यन, बाय। तो आर्यन आर्यन तो करा देगा आज, को पता है, कुणाल निमिष भी करा देगा, कुणाल भी करा ही देगा। यस सर। करा दिया यार, चला जाइए आज। ये अभी खुला हुआ है? आज 1 बजे खुल जाएगा, 1 से 7 कौन मैम रहेगी? मैम होगी। हाँ कल ठीक कल कल थर्सडे, कल सुबह आ जाइए तो मैं मिल जाऊंगा। ठीक है, कल आ जाऊँ कितने बजे? कल ऐसा है ना, कल आ जाइयो एक बार, मुझे मैं कल 99% में आऊंगा, कल मेरी मीटिंग है वहाँ पे, और भी टीचर्स मिलेंगे, कल सुबह 11 बजे आ जाइए चाहे तो, या तो अभी दिया काम खत्म कर। ठीक है, मैं मैम को देके आपको मैसेज कर दूँ। हाँ 1 बजे के बाद चला जाइए। ठीक है सर। ओके थैंक यू। थैंक यू।